दोस्तों आर्कटिक के इस विशाल फ्रोजन समुद्र के ऊपर यूएस का ये स्पाई प्लेन खुद को रिफ्यूल कर रहा है। इस टैंकर एयरक्राफ्ट के पायलट कैप्टन विंस पेलेग्री अपने प्लेन को धीमी गति से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उनके पीछे आ रहे स्पाई प्लेन तक उनका रिफ्यूलिंग पाइप आसानी से पहुंच सके। अब से कुछ सालों पहले कैप्टन पेलेग्री ऐसे ही स्पाई मिशन अफगानिस्तान और इराक के ऊपर रिफ्यूल किया करते थे, लेकिन आज उनके नीचे अफगानिस्तान या इराक की सरजमी नहीं बल्कि इस धरती का सबसे स्ट्रैटेजिक लेकिन सबसे अनएक्सप्लोर्ड रीजन यानी द आर्कटिक है। हालांकि अभी तक आर्कटिक के इन विशाल बर्फीले मैदानों में टैंक्स या इन्फेंट्री बटालियंस नहीं पहुंची हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्द दुनिया का सबसे फ्रैजाइल वॉर जोन बनने जा रहा है। और दोस्तों इसका एक बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज इसकी परमानेंट आइस शीट्स को मेल्ट कर रहा है, वैसे वैसे आर्कटिक के सी बेड में बरसों से छुपी हुई नेचुरल रिसोर्सेज का अमूल्यवान खजाना एक्सपोज हो रहा है। इन रिसोर्सेज में थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ अनएक्सप्लोर्ड फिशेज, ऑयल, गैसेज और सबसे इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मिनरल्स की अनएक्सप्लोर्ड वेल्थ शामिल है। और इन सभी रिसोर्सेज में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये कि इन सबको हर कोई हासिल करना चाहता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के बाकी हिस्सों में जितनी रिसोर्सेज पाई जाती थी वो अब धीरे धीरे अगले 30 से 40 सालों में या तो ख़त्म हो जाएंगी या ख़त्म होने की कगार पर होंगी। इसीलिए आर्कटिक ओशन के ऊपर कैप्टन विंस पेलेग्री का प्लेन दिखना इस रीजन में बहुत जल्द होने वाली रिसोर्सेज का सिंबल है। और दोस्तों जहाँ सुपर पावर्स के बीच रिसोर्स की रेस होती है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स की तैयारी भी होती है, और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स की तैयारी होती है वहाँ एक रियल वॉर का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों ये तो सिर्फ एक केस हुआ, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहे हैं। इसराइल हमास वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जाम्पल तो आप सब देख ही चुके हैं, जिस पर ऑलरेडी हम कई सारे वीडियोस वर्ल्ड अफेयर चैनल पर डाल चुके हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द केवल दो नहीं बल्कि आज की डेट में 50 से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। और तो और आज दुनिया का हर 6 में से एक इंसान इन्हीं में से किसी एक वॉर जोन में फंसा हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में कभी इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक साथ नहीं देखे गए हैं। और इससे भी ज़्यादा कंसर्न की बात यह है कि इसमें से हर एक इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा रीजनल और ग्लोबल वॉर बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। इनको रोकने के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हो रहे हैं और पीस मेकिंग आज एक मजाक बनकर रह गई है। और तो और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 91 से ज़्यादा देश अपना मिलिटराइजेशन बढ़ा रहे हैं, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए किसी भी सूरत में एक अच्छा संदेश नहीं है। यहाँ इससे भी बड़े कंसर्न की बात यह है दोस्तों कि इनमें से ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स को आज एडिक्वेट अटेंशन तक नहीं मिल पाती है। और सूडान और इथियोपिया जैसे ना जाने कितने ऐसे देश हैं जहाँ लोग बड़ी तादाद में मर रहे हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में सबसे लाजमी सवाल ये उठता है कि आखिर आज दुनिया के कोने कोने में इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बढ़ने का क्या कारण है। आखिर दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स को मेंटेन करने में क्यों विफल हो रहे हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स मानव सभ्यता को किस ओर ले जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारी दुनिया ने कोई मेजर वॉर विटनेस नहीं की है, लेकिन क्या 2024 की ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स 80 साल लंबी इंटरनेशनल पीस को भंग करने वाले हैं, और क्या इन्हीं में से कोई एक कॉन्फ्लिक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर या न्यूक्लियर वॉर को जन्म देगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 2024 में चल रहे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। कन्वीनियंस के लिए हम दुनिया भर में फैले इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कॉन्टिनेंट या इंपॉर्टेंट रीजन वाइज डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस और कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड सीरीज का अगला पार्ट पोस्ट होते ही आपको देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। सबसे पहले दोस्तों आइए बात करते हैं हमारे नेटिव कॉन्टिनेंट यानी एशिया की। एशिया दोस्तों आज एशिया दुनिया का लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, और इसके साथ ही साथ यहाँ इंडिया, चाइना और रशिया जैसी बहुत बड़ी इकोनॉमीज और दुनिया की दो सबसे पॉपुलेटेड कंट्रीज भी लोकेटेड हैं। इसीलिए यहाँ होने वाला छोटा से छोटा कॉन्फ्लिक्ट अपने साथ बहुत बड़े रिस्क लेकर आता है। और चलिए अब इसी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले म्यांमार से। म्यांमार एमर्जिंग हब ऑफ टेररिज्म। दोस्तों ऐसा ही एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में पनप रहा है, और इन सब की शुरुआत अब से 3 साल पहले हुई जब म्यांमार की मिलिट्री ने उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। दोस्तों अगर देखा जाए तो म्यांमार में मिलिट्री द्वारा सरकार का तख्ता पलट करना कोई नई बात नहीं है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि म्यांमार जब से आज़ाद हुआ है तब से वो एक सिविल वॉर में ही जूझ रहा है। खैर 2021 के कू की बात करें तो उनकी मिलिट्री ने तख्ता पलट को अंजाम देकर देश की पूरी सिविलियन गवर्नमेंट को जेल में डाल दिया था, और मिलिट्री रूल के अंडर म्यांमार में सभी तरह के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पर फुल स्टॉप लगा दिया गया और देश मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर बिखरने लगा। और दोस्तों तभी से प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज और बहुत से एथनिक ग्रुप्स म्यांमार की मिलिट्री से लड़ते आ रहे हैं, और मिलिट्री और रिबेल फोर्सेज के बीच की ये लड़ाई एक भयानक सिविल वॉर का रूप ले चुकी है। दोस्तों तब से लेकर आज तक भी म्यांमार की आर्मी या मिलिट्री जनता
देश पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर पाई है और इस देश के अलग अलग आर्म मिलिशियाज म्यांमार की मिलिट्री जनता से इंडिपेंडेंटली लड़ते आ रहे हैं और सत्ता के लिए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही 3 मेजर ग्रुप्स अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और तआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी ने मिलिट्री से लड़ने के लिए अलायंस फॉर्म किया है और इसको थ्री ब्रदरहुड अलायंस कहा गया है। और दोस्तों देखते ही देखते इस अलायंस ने चाइना बॉर्डर के आसपास मिलिट्री टाउन्स और मिलिट्री बेसिस का कंट्रोल कैप्चर कर लिया है और इन्हीं की सक्सेस ने बाकी रिबल ग्रुप्स को भी इंस्पायर किया है और इसी की बदौलत मिलिट्री जनता का पासा पलट गया है और इनके हाथों से कैप्चर की गई टेरिटरीज एक एक करके फिसलने लगी हैं और इन सभी आर्म्ड ग्रुप्स के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की बदौलत देश का एक बड़ा हिस्सा जनता के कंट्रोल से वापस ले लिया गया है और इसी की बदौलत मिलिट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में आज अमेरिका के टेक्सास स्टेट से भी छोटे रीजन का कंट्रोल बचा है। और दोस्तों 3 साल की कड़ी मेहनत और रेबेलियन के साथ इन आर्म ट्रूप्स को इतनी सक्सेस मिली है कि आज ये ऑफेंस से डिफेंस की पोजीशन में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई म्यांमार के सिविल वॉर की एक ब्रॉडर पिक्चर की और ये आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि म्यांमार में आज जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट केवल यहाँ के 55 मिलियन सिटीजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये वॉर दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट शो कर रहा है, क्योंकि ये फेलिंग स्टेट आज ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्राइम का हब बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए यूएन की एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि म्यांमार के लगभग 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन स्कैम सेंटर में ढकेला गया है और इन फ्रॉड ऑपरेशंस में ये लोग इन्वेस्टर्स या रोमांटिक पार्टनर्स बनकर लोगों के साथ बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं। और क्योंकि इनकी मिलिट्री जनता म्यांमार के बॉर्डर्स कंट्रोल नहीं करती है, इसीलिए बॉर्डर रीजन में इन सभी क्राइम्स की इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन सब चीज़ों से चाइना खास तौर पर डिससेटिस्फाइड है और इसी कारण लास्ट ईयर नवंबर में म्यांमार की अथॉरिटीज़ ने 31,000 से ज़्यादा टेलीकॉम फ्रॉड सस्पेक्ट्स को चाइना को हैंडओवर कर दिया था। इतना ही नहीं, यहाँ ड्रग ट्रेड भी बहुत तेज़ी से फ्लरिश हो रहा है और लास्ट ईयर दिसंबर की यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग म्यांमार ओपीएम प्रोडक्शन में अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ओपीएम प्रोड्यूसर बन चुका है। इसके अलावा म्यांमार को नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग में भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। और तो और वो केवल अपनी करेंसी ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दुनिया भर के क्रिमिनल गैंग्स के बिहाफ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, म्यांमार का कू इनकी लास्ट 10 सालों की स्लो प्रोग्रेस को भी मिट्टी में मिला चुका है और इसके अलावा म्यांमार के बॉर्डर पर पड़ने वाले 5 देशों जैसे कि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और लाओस के ऊपर भी इस कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इस सिविल वॉर के चलते म्यांमार के लोग इन सभी देशों में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और ये सभी देश अपने वल्नरेबल एरियाज में रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स झेल रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर केसेस में इन रेफ्यूजीज को दोनों तरफ से क्रैकडाउन झेलना पड़ रहा है। दोस्तों हाल ही में चाइना ने म्यांमार की मिलिट्री जनता और थ्री ब्रदरहुड अलायंस के बीच एक सीज फायर पैक्ट नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन इन दोनों गुटों की अनबन के कारण वो पैक्ट भी विफल रहा। और दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वापस से रिस्टोर नहीं किया जाता, तब तक इस क्राइसिस का कोई इलाज नहीं है और ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में आगे बढ़ रहा है। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया बलून वॉर। तो दोस्तों म्यांमार के बाद आइए अब बात करते हैं कोरियन पेनिनसुला की, जहां आए दिन 2 पड़ोसी देश जंग का ऐलान करते रहते हैं और असल में ये जंग आज की नहीं बल्कि कई दशकों पुरानी है। जहां देखा जाए तो कोरियन पेनिनसुला कोल्ड वॉर का सबसे पहला विक्टिम था, क्योंकि यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर का सबसे पहला प्रॉक्सी वॉर अर्ली 1950s में कोरियन पेनिनसुला पर ही लड़ा गया था और उसी वॉर में ये पेनिनसुला 2 देशों में बंट गया। इसमें कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला ये हिस्सा नॉर्थ कोरिया बना, जबकि अमेरिका की कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला ये रीजन साउथ कोरिया बना। दोस्तों वो दिन था और एक आज का दिन है और आज तक ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। और यहाँ देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटरशिप होने के साथ साथ एक न्यूक्लियर पावर भी है और इसीलिए नॉर्थ कोरिया आए दिन अपने पड़ोसी साउथ कोरिया पर जंग छेड़ने की धमकी देता रहता है। खैर अगर आप प्रेजेंट में आए तो रिसेंटली इनके बीच एक अजीब सी जंग होते होते रह गई, लेकिन इस बार इनके बीच जो हुआ वो सीरियस होने के साथ साथ काफ़ी अजीबोगरीब भी था। दोस्तों असल में हुआ यूं कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा एक बहुत ही चीप हरकत की गई, जहां नॉर्थ कोरिया ने सिगरेट के टुकड़े, कपड़ों के टुकड़े, बेकार कागज और गोबर से भरे ना जाने कितने गुब्बारे अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया में छोड़ दिए गए और ये बलून्स हवा के साथ उड़ते उड़ते साउथ कोरिया में जगह जगह जा गिरे। दोस्तों अपने इस बलून कैंपेन्स के तहत नॉर्थ कोरिया द्वारा साउथ कोरिया के जीपीएस सिस्टम्स को भी जाम करने की कोशिश की गई और साउथ कोरिया की मिलिट्री ने इन हरकतों को चीप और डेंजरस बताते हुए इनको इंस्पेक्ट करने के लिए एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यूनिट और केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर रिस्पॉन्स टीम को डिप्लॉय किया। और इस पर नॉर्थ कोरिया का कहना था
कि ये बलून साउथ कोरियन एक्टिविटीज के ऑनगोइंग प्रोपेगेंडा कैंपेन का बदला था और ऐसा कहा जाता है कि साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया में एंटी प्योंगयांग लीफलेट्स, फूड, मेडिसिन, मनी और के पॉप म्यूजिक और ड्रामास की यूएसबी स्टिक्स में भरकर उन्हें बलून्स में डालकर बॉर्डर के उस पार भेजते हैं और इन लीफलेट्स में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन और नॉर्थ कोरिया की थर्ड जनरेशन से चली आ रही किम डायनेस्टी के रूल का क्रिटिसिज्म भरा होता है। दोस्तों, इस पर किम जोंग उन की सिस्टर किम यो जोंग का कहना था कि साउथ कोरिया द्वारा इनके बलून्स को क्रिटिसाइज करना और अपने लोगों के बलून्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत डिफेंड करना बेहद ही शेमफुल है। हालांकि इसके कुछ ही दिनों बाद नॉर्थ कोरिया के वाइस डिफेंस मिनिस्टर किम कांग इल ने इन सभी एक्टिविटीज के सस्पेंशन को अनाउंस कर दिया था और उनका ये कहना था कि साउथ कोरियंस के लिए ये एक्सपीरियंस काफी था। दोस्तों, अगर साउथ कोरियन एक्टिविस्ट एंटी प्योंगयांग प्रोपेगेंडा लीफलेट्स फ्लो करेंगे तो उन्हें इससे कई गुना ज्यादा इंटेंस रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि लास्ट ईयर साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए एक लॉ भी अप्रूव किया था, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बलून भरकर उड़ाना एक क्राइम घोषित कर दिया गया था, जिसमें 3 साल तक की जेल या 30 मिलियन वॉन यानी $21,765 के फाइन तक का प्रोविजन था। लेकिन 2023 में साउथ कोरिया के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इस लॉ को फ्री स्पीच पर एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन बताते हुए स्टक डाउन कर दिया था। फिलहाल इसके रिस्पॉन्स में साउथ कोरिया की सरकार ने 2018 में साइन हुए इंटर कोरियन मिलिट्री डील को डिसकंटिन्यू कर दिया और इस कदम से साउथ कोरिया को बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्सरसाइज फिर से शुरू करने और बॉर्डर पर मौजूद लाउडस्पीकर से के पॉप गाने और आउटसाइड इंफॉर्मेशन और न्यूज ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन मिल गई। इस पर साउथ कोरिया के उप रक्षा मंत्री चो चांग राय ने कहा कि स्थिति के लिए पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया जिम्मेदार है और उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि यदि नॉर्थ कोरिया प्रोवोकेशन बढ़ाता है तो नॉर्थ कोरिया को इसका एक बहुत ही मजबूत जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह फिलहाल इनके बीच इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से एक बड़ी लड़ाई होते होते रह गई। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के प्रोपेगेंडा वॉर की, और यूं तो इनके बीच ऐसी अनबन अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन ये मामूली सी अनबन कब एक फुल फ्लेजेड वॉर में बदल जाए इसका खतरा हमेशा बना रहेगा। खैर दोस्तों, अब आगे चलते हैं और इस रीजन के कुछ और क्रिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। रशिया विद नॉर्थ कोरिया एंड वियतनाम। दोस्तों, हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर थे और उनकी ये विजिट कोई आम डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, बल्कि उनकी इस विजिट ने यूएस और चाइना समेत इंडो पैसिफिक के सभी कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस की नींदें उड़ा दी। दोस्तों, असल में इस विजिट पर उन्होंने नॉर्थ कोरिया जैसे देश के साथ साथ मिलिट्री एड के प्रॉमिस और एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को साइन किया, जो आए दिन अपने नेबर्स को न्यूक्लियर अटैक्स की धमकी देता है। नॉर्थ कोरिया को एम्पावर करने के साथ साथ प्रेसिडेंट पुतिन ने इस विजिट पर वियतनाम के साथ भी कई अलग अलग डील साइन की हैं और सीनियर डिफेंस एनालिस्ट डेरेक ग्रॉसमैन की माने तो वियतनाम जल्द ही रशिया से न्यू रशियन टैंक्स परचेज कर सकता है, और वो इन टैंक्स को चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि वियतनाम एक ऐसा देश है दोस्तों जो अपनी लोकेशन की वजह से चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के लिए ही बहुत क्रूशियल है, और ऐसे में यहाँ पुतिन की एंट्री सुपर पावर राइवलरी का एक नया दरवाजा खोल रही है। अब तक जिस न्यू कोल्ड वॉर को हम यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की राइवलरी बताते थे, उसमें एक और बड़े प्लेयर की एंट्री हो गई है। एंड ऑल्दो अभी इस फ्रंट पर कोई और बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की माने तो ये आने वाले समय में कभी भी एक बड़े खतरे का रूप ले सकती है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यहाँ ये है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में इंडो पैसिफिक, यूएस और चाइना के बीच एक इंटेंस राइवलरी का बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है, और इस रीजन की सभी कंट्रीज अपनी मिलिट्रीज को एनहांस कर रही हैं। और उदाहरण के लिए इस साल मई में चाइना ने ताइवान के अराउंड 2 दिन की इंटेंस नेवी और एयरफोर्स ड्रिल्स कंडक्ट की थी। असल में ताइवान के नए प्रेसिडेंट ने यह प्लेज ली है कि वो ताइवान की सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करेंगे, और इसीलिए चाइना ताइवान को स्ट्रांगली पनिश करना चाहता है। इतना ही नहीं, हाल ही में साउथ चाइना सी में एक बड़ा क्लैश फुल फ्लेजेड वॉर में टर्न होते होते रह गया, और यहाँ आपको बता दें कि चाइना और फिलीपींस के बीच कई महीनों से टर्कोइस चोक पॉइंट को लेकर एक बिटर स्टैंड ऑफ चल रहा है। और इसकी कड़ी में कुछ दिन पहले सेकेंड थॉमस शॉल के पास चाइनीज कोस्ट गार्ड ने एक फिलीपींस की नेवी वेसल को घेर लिया, और इसके बाद चाइना की ओर से बहुत ही एक्टिव अग्रेशन देखने को मिला, जिसमें टीयर गैस, रॉक्स, स्टिक्स, नाइफ्स और यहाँ तक कि एक्स यानी कुल्हाड़ी जैसे हथियारों का भी यूज किया गया। दोस्तों, इसमें फिलीपींस के एक नेवी सेलर ने अपना राइट थंब भी गवा दिया, और फिलीपींस का कहना था कि ऐसा केवल पायरेट्स ही करते हैं। खैर दोस्तों, फिलहाल तो इस क्लैश से एक बड़ी वॉर का खतरा जरूर टल गया, लेकिन आपको बता दें कि सेकेंड थॉमस शॉल साउथ चाइना सी की वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसका कंट्रोल फिलीपींस के हाथों में है, लेकिन चाइना इस पर अपना क्लेम करता रहता है, और इसीलिए यहाँ जितनी प्रोवोकेशंस होंगी वॉर का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा।
दोस्तों इसको हम एक बड़े पोटेंशियल वॉर की तरह इसलिए देख रहे हैं क्योंकि फिलीपींस यूनाइटेड स्टेट्स का एक एलाई है और यदि फिलीपींस पर कोई संकट आता है तो यूएस को इनकी कोऑपरेशन ट्रीटी के तहत इसकी मदद करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ेगा। और यदि युद्ध के मैदान में चाइना और यूएस आमने सामने हो जाए तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। लेकिन दोस्तों शायद इतना सा भी काफी नहीं था कि इस सीन में प्रेसिडेंट पुतिन की इस सडन एंट्री ने इस रीजन की डायनामिक्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की बना दिया है। उनके द्वारा नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को एम्पावर किया जाना इस रीजन की कड़ी पुरानी दुश्मनी को एम्पावर करना है और ये इस रीजन की ओल्ड हॉस्टिलिटीज को फिर से इग्नाइट कर सकता है। दोस्तों ये साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों को और भी ज्यादा मिलिटराइजेशन की तरफ पुश करने वाला है और ये इस रीजन में आर्म्स रेस को बहुत ही बड़े लेवल पर एक्सेलरेट कर सकता है। और कुल मिलाकर जैसा कि यूएस एम्बेसडर टू जापान रैम इमैनुअल ने कहा है कि इस रीजन में प्रेसिडेंट पुतिन का एक्टिव होना इस रीजन के वर्स्ट फियर्स के सच होने जैसा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये सारी डेवलपमेंट इस हाईली वॉलेटाइल रीजन की टेंशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और दोस्तों अभी तक हमने इंडो पैसिफिक रीजन के सबसे वॉलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात की और आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी बचे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स जो एशिया में हैं उनकी बात करेंगे। फिर धीरे धीरे हम बाकी कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते करते इस पूरे ग्लोब की ऑलमोस्ट सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी से जल्दी लाएं तो पिछली बार की तरह जैसा रिस्पांस आपने नॉर्थ ईस्ट वाली वीडियो पर दिया था वैसा ही रिस्पांस देते हुए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी वी वांट पार्ट 2 कमेंट करिए और मैं अगला वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होऊंगा। और दोस्तों ये है एंड इस वीडियो का। मिलते हैं आपसे इस वीडियो सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।